Good evening, everyone. Good evening, Diksha. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Kashish. Good evening, Adarsh. Good evening, Anjali. Good evening, Ritu. Good evening, Divya. Good evening, Faiza. Good evening, Vaishnavi. क्लास के बाद 6:40 से आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। गुड इवनिंग, स्नेहा। और पता ही होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले का टेस्ट है, पार्ट 1 का, ठीक है। चलो फिर सुबह जो चैप्टर कर रहे थे उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और बाकी भाई देखो, क्वेश्चंस करते रहना। ये जो क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ आपकी, इससे पहले वाला जो सेशन होता है वो टाइम में इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप उस टाइम में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो प्लीज ये है कि टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन करें। एंड जितना मॉर्निंग में हो जाता है उसके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा सही हो जाएं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, थोड़ा सा ही रह गया, 15-20 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, मॉर्निंग में देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर इस ये जो आपका क्या होता है, एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो हमने कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लिया था। यहाँ तक सभी को समझ आ गया था? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। है भाई किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। और देखो आज 1 तारीख हो चुकी है, अभी भी कोई कैंडिडेट रह गया है एम्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो कर लेना, ठीक है। कृष्णा, आपने किया है या नहीं किया है? कर लिया ना? देखो भाई, जिसको फॉर्म नहीं भरना बीएससी नर्सिंग का, कम से कम एम्स का पैरामेडिकल जरूर भर लेना। हाँ, सीयूईटी की लास्ट डेट 5 अप्रैल तक है, ठीक है। वो ऐसा हो रहा है कि उधर उनको पैसे कम लग रहे हैं तो वो बार बार डेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि और बच्चे आ जाएं और बच्चे आ जाएं ताकि हम और थोड़ी सी कमाई कर लेंगे। तो इसलिए वो, ये आई थिंक तीसरा एक्सटेंशन है, ठीक है। तो भाई देखो ऐसा है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का भले ही मत भरो, लेकिन बीएससी पैरामेडिकल का जरूर भर लेना, उधर चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और दोनों भर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम बीएससी पैरामेडिकल का तो फिल कर ही लो, क्योंकि उसकी कट ऑफ जाती है कम। अगर क्वालिफाई कर लोगे तो आराम से कोई भी एम्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि घर पर 4 लोग अगर तुमसे पूछेंगे भी कि बेटा क्या कर रहे हो और किस कॉलेज से कर रहे हो, तो एम्स का टैग अगर अपने आगे लगा लोगे तो कुछ अच्छी इज्जत बनी रहेगी, खुद की भी और घर वालों की भी, ठीक है। तो ये है, इसलिए अभी के टाइम पे थोड़ा सोचो कि मतलब पैसा खर्च करना पड़ेगा। फॉर्म खुल गए हैं पैरामेडिकल के? कौन से पैरामेडिकल के भाई? एम्स का पैरामेडिकल की बात हो रही है, कहाँ हो तुम? तो तुम्हें पता नहीं है क्या, एम्स के पैरामेडिकल के रजिस्ट्रेशन एंड होने वाले हैं, अब तुम कह रहे हो कि खुल गए। कौन से प्लेनेट पे हैं आप, ये बताइए। भाई थोड़ा देख लिया करो वीडियोस वगैरह, फालतू नहीं होती हैं वो, कुछ काम की इंफॉर्मेशन होती है उसमें, ठीक है। कृष्णा, मेरे को जरा मैसेज करना क्लास के बाद, ठीक है। मैं कॉल करूंगा जरा तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है। मतलब कुछ पता ही नहीं है, यहाँ फॉर्म की लास्ट डेट आ चुकी है फिर पूछ रहे हो कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इस तरीके की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है अगर आपके पास,
और इसमें अगर आपने क्या रख दिया, बार मैग्नेट रख दिया। अब ये वाला केस भी आप वो वाले डायपोल से कंपेयर कर सकते हो। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। अब मेरे को उसका जो फॉर्मूला है वो आप में से कोई एक बहुत स्पेशल सज्जन बताएगा, एंड उसका नाम है अंजलि। आप बताओ जरा, अंजलि बताओ जरा, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? रेशमा आप बताओ। सर पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा। अंजलि जी थोड़ी पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप पीछे का देखोगे नहीं तो बोलोगे कि पीछे का तो कुछ आता ही नहीं है। जिस दिन लास्ट चैप्टर चल रहा होगा बोलोगे बस इतना ही आता है जो आज पढ़ा है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टॉर्क जो लगता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे वो P क्रॉस E के बराबर होता है। और इस P क्रॉस E को जब आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हो तो वो P का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई E का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। थीटा क्या होता है, इनके एंगल, इन दोनों के बीच के एंगल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का जो एंगल है, डायपोल का एंगल मतलब डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, -q2 + q चार्ज। तो वो जो डायरेक्शन होगी डायपोल की और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके बीच में जो थीटा एंगल बन रहा होगा उसका साइन थीटा हम लेंगे। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीई साइन थीटा। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है। वही सेम लॉजिक लगाते हुए उस इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह आप क्या रख रहे हो, मैग्नेटिक डायपोल। और मैग्नेटिक डायपोल ही बार मैग्नेट होता है, क्योंकि बार मैग्नेट क्या है, ये बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। मतलब ये क्या है, एक मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक डायपोल बोलो, बार मैग्नेट बोलो, एक ही चीज है। अब ये मैग्नेटिक डायपोल को आपने मान लो इस तरीके से रख दिया, ठीक है, इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो ये है, मान लो ये, इसको थोड़ा साउथ और नॉर्थ कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ नहीं करते क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन होती है डायपोल की वो साउथ टू नॉर्थ होती है, क्योंकि साउथ को हम इक्विवेलेंट टू -q चार्ज मानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो ये क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई, इसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। तो थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो इस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है, यहां पर जो इस पर टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m क्रॉस b के बराबर हो जाएगा। ये जो m और b बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं, बोल्ड लेटर का मतलब क्या होता है, ये इनका वेक्टर फॉर्म है, m क्रॉस b। तो m क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, और b क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक वाले केस में देखा था क्या था, डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो सेम रिजल्ट आपको यहां पर भी दिख रहा है, एकदम सिमिलर। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, यहां मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। फॉर्मूला सेम है, एम बी साइन थीटा, वहां क्या था, पीई साइन थीटा था, ठीक है। और थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन के बीच में। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर टेस्ला के बराबर होती है, ठीक है। आया समझ में सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट है इसके बाद ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर क्या रखते हो, कोई एक मैग्नेट लेते हो, मान लो एक मैग्नेट ली आपने, इसको इस थ्रेड से टांग दिया, सपोज इस तरीके से आपने इसको टांग दिया। यहाँ इसका मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और इधर पूरे में क्या अवेलेबल है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने क्या रख दिया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया है एक मैग्नेट को। अगर आपने इस मैग्नेट को यहाँ पर रख दिया है तो इस मैग्नेट पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, जो अभी हमने पढ़ा। तो उस टॉर्क की वजह से यहाँ पर क्या होगा, मतलब इसमें मूवमेंट होगा, ठीक है, रोटेशन आएगा। रोटेशन आएगा तो यहाँ पर अगर आपको क्या निकालना है, मतलब ऑसिलेशन जो भी आएगा, यहाँ पर ऑसिलेशन होगा, जो भी चीज होगी, तो उसका अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जो कि 2π√I/mv के बराबर होता है, ठीक है। द ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट दैट इज मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एसएचएम। यानी कि जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डायपोल या फिर बार मैग्नेट को लटका देते हो या फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर मोशन आएगा, ऑसिलेशन आएगा या एसएचएम आएगा।
तो उस एसएचएम की वजह से यहाँ पर जो ऑसिलेशन हो रहे होंगे, अगर आपको उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो वो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी हो जाएगा, जहां पर आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट ये हो जाएगा, कैपिटल एम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ये फॉर्मूला सारे इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज आपको दिए होंगे, सीधे सीधे टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टाइम पीरियड की वैल्यू दी है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी है, और आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर पूछ लिया गया। तो फॉर्मूला यही सेम इस्तेमाल करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लोगे, उससे आई जो है रूट से फ्री हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो भी चीज पूछी जाएगी इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो ये होता है ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल। अब इसको भी आप सेम वैसे ही कंपेयर कर सकते हो जैसे आपने वहां पर करा था। वहां पर क्या फॉर्मूला था भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में जो डायपोल पड़ा था, चार्ज वाले डायपोल के केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बोलो। कशिश बताओ जरा। सना आप बताओ। सर पीई कॉस थीटा। ठीक है, पीई कॉस थीटा होती है, यू जो आप पढ़ते हो वो क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर आप इसी को क्या बोल देते हो, माइनस पी डॉट ई के बराबर। पी डॉट ई मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो वैसे ही सिमिलर केस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे किसकी, मैग्नेटिक डायपोल की, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। एम क्या हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, जैसे वहां पर डायपोल मूवमेंट होता था इलेक्ट्रिक चार्ज का, और बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और वहां पर ई क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, वही सेम चीज। तो माइनस एम डॉट ई बी हो जाएगा। ये बोल्ड लेटर का मतलब क्या है कि ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो एम डॉट बी बोलो विद नेगेटिव साइन, या फिर आप बोल सकते हो कि एम बी कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, तो थीटा एम और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। अब अगर आपको वर्क डन निकालना है इन रोटेटिंग द डायपोल ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, ठीक है, तो हम ऐसा कह देते हैं कि जो मतलब न्यूट्रल पोजीशन है, मतलब क्या है कि जब आप डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को या बार मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसकी एक न्यूट्रल पोजीशन होगी। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डायपोल की डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि टोटल उस पर जो आपका टॉर्क लग रहा होगा वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि अगर थीटा आपने जीरो कर दिया तो एम बी साइन थीटा, साइन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क जीरो हो गया। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपने रखा हुआ है किसी मैग्नेट को, अब उससे आप थीटा वन, किसी एंगल थीटा वन पर आप उसको रोटेट करते हो, आप ले गए, ठीक है, उसके बाद थीटा वन से आप थीटा टू एंगल पर रोटेट करते हो उसको, तो उसको आपने थीटा वन से थीटा टू में रोटेट करने के लिए जो वर्क डन करना होता है वो एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू के बराबर होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला ये कहना क्या चाह रहा है कि जब आप उसको न्यूट्रल पोजीशन से थीटा वन लेके जा रहे हो एंगल को, तो आपको एम बी कॉस थीटा वन काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा वन उस पर्टिकुलर एंगल पर क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर उस पॉइंट पर उसको लेकर जाना है तो आपने उतना ही वर्क डन करना होगा, तभी तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा। यानी कि जब आप किसी मैग्नेट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन करोगे तभी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पता है थीटा के लिए कितनी होती है, माइनस एम बी कॉस थीटा होती है। तो अगर आपको माइनस एम बी कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी किसी मैग्नेट में डेवलप करनी है उसकी न्यूट्रल पोजीशन से ले जाकर, तो आपको एम बी कॉस थीटा जो है वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल पोजीशन से पहले हम थीटा वन एंगल पर गए तो हमें काम कितना करना पड़ा, एम बी कॉस थीटा वन करना पड़ा, और उसके बाद थीटा वन से थीटा टू पे ले गए तो हमें एम बी कॉस थीटा टू काम करना पड़ेगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको नेट वर्क डन दे देगा किसी डायपोल को अगर आपने घुमाना है मैग्नेटिक फील्ड में थीटा वन से थीटा टू की डायरेक्शन में। बस ये इसका मतलब है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। मतलब गॉस लॉ जो है वो आप यहाँ पर मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई कर सकते हो। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले गॉस लॉ में आपने ये पढ़ा था कि भाई अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस होता है तो उस क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी चार्ज क्यू की वजह से, वो वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू चार्ज होती हैं। यानी कि जितना क्यू चार्ज किसी सरफेस के अंदर होगा, अगर आप उसको वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको
क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसी तरीके से गॉस लॉ आप यहां पर भी लगा सकते हो। तो यहां पर गॉस लॉ किसके लिए लगाओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लगाओगे, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी। तो ये लिखा है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, इसको फाई बी से डिनोट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको फाई ई से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, यहां पर क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। और टोटल जीरो कैसे हुआ, फाई बी की जो वैल्यू है, ठीक है, फाई बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, ये आपका क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एस। जैसे आपने वहां पर पढ़ा था कि जो फाई होता है वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के बराबर होता है, ये चीज आपने पढ़ी थी। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होता है, उसी तरीके से सरफेस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस या बी डॉट डेल्टा एस बोल सकते हो। और इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज जीरो होती है। अब ऑलवेज जीरो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिज्म का सोर्स जो वो सरफेस के अंदर नहीं है, यानी कि मैग्नेट का सोर्स कहीं और है। और ये मतलब मान लो कि मैग्नेट सपोज यहाँ पर है और यहाँ से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इधर की तरफ जा रही है। तो जब मैग्नेट अंदर ही नहीं है तो फिर यहाँ पर जो आपका गॉस लॉ जब भी आप लगाओगे तो ये आपको वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। और ये चीज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़ी थी कि भाई अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड नहीं होगा तो फ्लक्स वहां से जीरो ही होगा हमेशा, भले ही वहां पर क्या हो, लाइंस क्रॉस क्यों ना कर रही हो। क्योंकि रूल ये बोलता है कि भाई जितनी लाइंस अंदर आ रही हैं सरफेस के उतनी ही लाइंस क्या हो रही हैं, बाहर सरफेस के जा रही हैं। यानी कि इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स जब भी जिस भी केस में होता है तो वहां पर नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर भी समझाइए कि गॉस लॉ अगर आप लगा रहे हो एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी को कट करते हुए जा रही है सरफेस को, लेकिन वो मैग्नेट जो है उस सरफेस के अंदर अगर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज जो है वो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब ये जो बाकी के अर्थ मैग्नेटिज्म वाली चीजें ये रहने दो, ठीक है, इससे इतने ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन आते नहीं है। और इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मतलब वो चाहिए लाइक एनिमेशन वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ से एंगल आपको समझ आ ही नहीं पाएंगे अगर मैं कोशिश भी करूंगा समझाने की। ठीक है, तो इसे आप छोड़ दो, ये वाला जो टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म वाला, इससे कुछ खास क्वेश्चन आते भी नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जैसे ये है, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड इन द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि अगर आप मान लो कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो, मतलब आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना चाहते हो एंड उस सब्सटेंस को आप क्या कर रहे हो, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो। किस में रख रहे हो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी सब्सटेंस को रखा जो पहले नॉन मैग्नेट था। एंड उसको जब आप रखोगे तो रखने के बाद उसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस होगा, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को आप क्या कहते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हो। तो ये फॉर्मूला बस इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर आपको इसको वैल्यू दी होंगी तो वैल्यू रख के आप सीधे फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, जो भी वैल्यू आपकी मिसिंग होगी। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एम बाई वी। एम का मतलब क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, और वी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड इन द सब्सटेंस, सॉरी ये कैपिटल एम मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर है। ओके, अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, और ये आई जो है ये करंट मत समझना, ये करंट नहीं है, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, आई एम, इस तरीके से लिख देता हूं इसको। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, एम बाई वी के बराबर मिल रही है। अब एम का क्या फॉर्मूला होता है जरा बताना, पता है किसी को, सुबह तो पढ़ा था। M into 12. क्या चीज, M into 12. एम इंटू 12, ठीक है, चलो ये वाला अगर आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हो, ठीक है, तो m इंटू 12 का मतलब क्या होता है कि भाई जो पोल होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, और m क्या होता है, आपकी पोल स्ट्रेंथ होती है। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो लेंथ अगर आपने टोटल लेंथ जो भी ले रखी है बार मैग्नेट या जिस भी सब्सटेंस की, तो वो भी आपकी 12 के बराबर ही होगी।
ठीक है, क्योंकि ये जो 2l ऊपर लेंथ होती है m इंटू 2l में, ये भी क्या होती है, टोटल लेंथ होती है, तो टोटल लेंथ नीचे भी आ जाएगी, एरिया इंटू, मतलब एरिया इंटू लेंथ ही तो वॉल्यूम होता है। तो 2l से 2l जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको इसकी वैल्यू m/a के बराबर में मिल जाएगी। ठीक है, और इससे इसकी जो यूनिट है वो एक और यूनिट भी बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, एम्पेयर पर मीटर। इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पेयर पर मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ये सभी को, m/a कैसे हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द गिवन सब्सटेंस एंड इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज। ठीक है, तो अभी तो देखो ऊपर जो हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ा, उसमें हमने ये बात करी कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना इंड्यूस होगा बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह रहे हैं, और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना यहाँ पर इंड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कैपिटल आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अब दूसरा जो टर्म है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये बोलता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से जो यहाँ पर मतलब क्या होगी, जो सब्सटेंस की कैपेबिलिटी होगी मैग्नेटाइज होने की, उसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द गिवन सब्सटेंस एंड इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। इसका मतलब क्या है कि बाहर की जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी कितनी काबिलियत है या कैपेबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की, उसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी से डिनोट करते हैं, और इसका जो लेटर होता है वो कैपिटल H होता है। तो कैपिटल H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट आप कह सकते हो, या फिर आप H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू कह सकते हो। म्यू नॉट या बी नॉट का मतलब क्या है, ये मीडियम क्या यूज कर रहे हैं, जब आप नीचे जीरो लिख देते हो इसमें या नॉट लगा देते हो बी नॉट या म्यू नॉट, तब आप एयर या फिर वैक्यूम मीडियम की बात कर रहे हो, क्योंकि ये जो म्यू आपको दिख रहा है ये आपका मीडियम डिपेंडेंट है। और अगर आप किसी और पर्टिकुलर जनरलाइज केस के लिए बात कर रहे हो, कोई भी जनरल मीडियम के लिए बात कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू बी बाई म्यू के बराबर हो जाएगी। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, और म्यू क्या होता है, म्यू की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि म्यू को हम कहते क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे भाई, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स की बातें चल रही हैं यहाँ। परमिटिविटी। सर परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं इसे। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी नीचे लिखा हुआ भी दिख रहा है, उसे भी देख लो। तो वैसे तो देखो ये जो वैल्यू होती है म्यू म्यू की, ये आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, मतलब ये जो है जनरल मतलब उसके लिए होती है, एरिया वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर H जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि B जो है मैग्नेटिक फील्ड वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर से डिवाइड भी करोगे तो भी आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर पर मीटर है। तो प्लीज इन सब की यूनिट जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसकी यूनिट ये कैसे आई, क्योंकि इसका निकालने का यूनिट निकालने का बहुत लंबा मेथड है। तो ये है कि जितनी भी यूनिट है आप इनको याद जरूर कर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अब अगर आपको उसकी यूनिट ही नहीं पता होगी और फॉर्मूला से भी आप यूनिट नहीं निकाल पाओगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे कैलकुलेट नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये जो कि आपके लिए थोड़े से नए टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट निकालना थोड़ा सा टफ है। बहुत लंबा प्रोसेस है इसकी यूनिट निकालने का जब आप एम्पेयर पर मीटर तक पहुंचोगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है इसको याद कर लो कि भाई इसकी जो ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर होती है। अगर मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को आ भी गया तो आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि आपको यूनिट पता होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं, जिसे हम म्यू कहते हैं। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी कि कोई भी अगर मटेरियल आपके पास है या कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अलाउ करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर आने के लिए। जैसे आपने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, परमिटिविटी पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा था, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम पढ़ा था, जिसे आप एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट कहते थे। तो उसका मतलब भी यही होता था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम में कितनी आ सकती है, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो ये कहता है कि भाई कोई भी मटेरियल, जिस मटेरियल की हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो कितना अलाउ कर रही है या परमिट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उससे पास होने के लिए, उसको हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आप इसी वाले से निकाल सकते हो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी पड़ा, तो ये आपको बी बाई एच के बराबर मिल जाएगा।
B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, H क्या हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ये जो ससेप्टिबिलिटी होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। तो अभी हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल आई पढ़ा। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या था, ऊपर देखो m/v था या m/a था। तो इसका रेशियो प्लस इन द सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी h। तो आई और h का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और ये जो आप सिंबल देख रहे हो इसे हम काई बोलते हैं, काई। ठीक है, CHI, काई होता है इस सिंबल का नाम। तो काई एम आप इसको बोलते हो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसका जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, I/H हो जाएगा। ठीक है, I/H को आप चाहो तो थोड़ा सा और मतलब आगे बढ़ा सकते हो। I की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, m/v लिख सकता हूँ जो मैंने अभी पढ़ी। और H की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, B/μ लिख सकता हूँ। तो B/μ लिखूंगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा तो μ/b हो जाएगा वो। तो ये फॉर्मूला भी आप इससे बना सकते हो। ठीक है, और ये लिखा है कि इट इज अ स्केलर टर्म एंड हैज नो यूनिट। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो रेशियो है, ये रेशियो दोनों सेम टाइप की क्वांटिटीज का है। यानी कि आपने अभी देखा था जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है उसकी भी यूनिट एम्पेयर पर मीटर होती है, और इसकी भी यूनिट नीचे वाले के एम्पेयर पर मीटर होती है। तो दोनों जब कैंसिल हो जाएंगी तो यूनिट तो कुछ बचेगी नहीं ना। क्योंकि देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या है, एम्पेयर पर मीटर। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की भी यूनिट क्या है, एम्पेयर पर मीटर है। तो दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे रेशियो में, तो काई एम की कोई भी यूनिट नहीं होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ठीक है, और यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन एक दिया हुआ है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई। ये वाला रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H प्लस आई के बराबर होता है। ये रिलेशंस ध्यान रखना, याद रखना, बहुत सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, और जो म्यू आर होता है, म्यू आर क्या हो गया, रिलेटिव परमेबिलिटी हो गया। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होगा उसका रिलेशन होता है 1 प्लस काई एम के बराबर। म्यू आर की जो वैल्यू होती है 1 प्लस काई एम के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को इतना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ रखा है कि हम उनको तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, जैसे हमने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी थी जब हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स खाली रह जाते हैं किसी भी एलिमेंट में, वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, और जिनके पेयर बन जाते हैं वो डायमैग्नेटिक की तरह करते हैं। तो वही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल आपके तीन टाइप के होते हैं, डाया, पैरा और फेरो। ठीक है, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल काई इज नेगेटिव। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज ध्यान रखना कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके लिए काई की जो वैल्यू है, काई क्या था, जो रेशियो था आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो था वो नेगेटिव होता है। और पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, ये स्मॉल होती है इसकी वैल्यू। और जो आपके मतलब स्मॉल होती है और क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होगी और स्मॉल होगी, और पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव और स्मॉल होगी। और फेरोमैग्नेटिक का अलग केस है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए यहाँ पर काई की जो वैल्यू होती है वो लार्ज होती है। ठीक है, काई की जो वैल्यू होती है वो लार्ज होती है। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ हिस्टैरिसीस। ठीक है, ये हिस्टैरिसीस वैसे अलग टॉपिक है, तो इसको चाहो तो देख लेना, इसका एक ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है इसका। हिस्टैरिसीस का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने किसी एक सब्सटेंस को जो पहले मैग्नेट नहीं था उसको आपने मैग्नेट बनाया, और वापस से एक मैग्नेट को आपने वापस से उस सब्सटेंस की तरह बना दिया, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें से हटा दी। तो इसमें जो आपके मतलब क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस आप करते हो, इस प्रोसेस में कर्व बनता है। ठीक है, तो कर्व में आपको कुछ चीजें दिखाई जाती हैं कि मतलब जब आप मैग्नेट बना रहे हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है, लेकिन जब आप उसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको कम एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसा करके कुछ ग्राफ होता है, एनसीईआरटी में शायद दिया होगा, चाहो तो उसको देख लेना, वरना क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और वहां पर एक टर्म आता है हिस्टैरिसीस लॉस का भी। तो वो भी वही चीज होती है कि भाई आपने मैग्नेटिज्म बनाने में या लगाने में या उसमें जनरेट करने में जो एनर्जी का इस्तेमाल करा, और फिर उसको डीमैग्नेटाइज करने में जो करा, उन दोनों का जो लाइक डिफरेंस होता है या उन दोनों में जो अंतर होता है वो उसी को हम हिस्टैरिसीस लॉस पे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, हाँ ये वाला जो रिलेशन आपको दिख रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के रिलेशन दिया हुआ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का।
तो काई एम जो होता है, ठीक है, ये हटा दो, काई एम छोड़ो, ये काई एम का ये वाला फॉर्मूला है, काई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। सी जहां पर आपका एक कांस्टेंट है, और इसको हम क्यूरी वीस लॉ भी कहते हैं, ठीक है, क्यूरी वीस लॉ भी कहते हैं। और टीसी जो है वो आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है, और टी जो होता है वो आपका कोई भी टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हो। और टीसी जो होता है वो आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है। ये सारी वैल्यूज आपको दी होती हैं क्वेश्चंस में। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो अगर ये फॉर्मूला काम आएगा तो देख लेना, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टेम्परेचर का जो रिलेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में किस तरीके से होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी के बराबर होता है। और इस फॉर्मूला को ही हम क्या बोलते हैं, क्यूरी वीस लॉ भी कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है फिर, नो सर। ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया है। क्वेश्चंस की पीडीएफ अब आपके पास है ही, पूरी पीडीएफ मैंने भेज दी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशंस देखो नहीं आ रहा समझ में तो, और जो फिर भी नहीं आएगा तो उनको मार्क करके रखो, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सर फिर, प्लीज ये वाली भी भेज देना। क्या चीज? सर ये वाली पीडीएफ भी भेज देना, क्योंकि इसमें पता चल जाएगा ना कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, फिर हम वो नोट कर अच्छा लेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं अभी भेज दूंगा। इससे पहले वाली तो शायद मैंने भेजी दी थी, मूविंग चार्जेस की नहीं भेजी है, तो वो वाली भी भेज दूंगा, ये वाली जो थी, ठीक है। तो ठीक है, मैं ये दो पीडीएफ अभी आपको भेज दूंगा। और 6:40 से अभी आपका टेस्ट है, तो टेस्ट सभी लोग देंगे, ठीक है। तो टेस्ट प्लीज अटेम्प्ट जरूर करो, भले ही क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट अटेम्प्ट जरूर करो, ठीक है। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो। और फिर सुबह जो है अपने लोग उसी टाइम पर मिलेंगे, थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने टाइम, बिकॉज मेरे को फिर 7:30 बजे कहीं जाना होगा अब रेगुलर, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपका टाइम 6:50 रहेगा। तो अब थोड़े दिन भी बड़े हो चुके हैं, गर्मियाँ भी आ चुकी हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 6:50 पर अपनी क्लास रहेगी सुबह। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो, ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो।